गुड मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं बायोलॉजी ऑडियो क्लिप 2। पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। आयु निर्धारण की यह विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला व लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन अपचयन की अभिक्रिया है। पादप हार्मोन क्या क्या होते हैं अब वो पढ़ते हैं। ऑक्सिन्स हार्मोन, इसकी खोज डार्विन ने की थी। यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। यह पत्तियों का विलंघन रोकता है। यह फसलों को गिरने से बचाता है। जिब्रेलिन्स हार्मोन, इसकी खोज कुरोसावा ने की थी। यह बौने पौधों को लंबा करने में सहायता करता है। यह फूल बनाने में मदद करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन, इसकी खोज मिलर ने की थी। यह जीर्णता को रोकता है। आरएनए और प्रोटीन बनाने में भी यह सहायता करता है। एब्सिसिक एसिड हार्मोन, इसकी खोज कार्नर्स एवं एडिकोट ने की थी। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। पत्तियों के विलंघन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह पुष्पन में बाधक होता है। एथिलीन हार्मोन, यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में इसकी सहायता ली जाती है। फ्लोरीजेंस हार्मोन, फूल को खिलाने वाला हार्मोन है। यह ट्राउमेटिन हार्मोन पौधों के जख्म भरने में सहायता करता है। अब पढ़ते हैं पादप रोग, जो विषाणु जनित रोग होते हैं। पहले उनके बारे में पढ़ते हैं। विषाणु जनित मतलब कि वायरस से जो रोग होते हैं। तंबाकू का मोजेक रोग, पत्तियों में क्लोरोफिल को नष्ट कर देता है। इसका कारक टोबैको मोजेक वायरस है। इसमें पत्ती सिकुड़ जाती है। दूसरा, पोटैटो मोजेक रोग का इसका कारक है पोटैटो वायरस एक्स। इसमें पत्तियां चितकबरापन और बौना पौधा इसका लक्षण है। बंकी टॉप ऑफ बनाना, कारक है बनाना वायरस 1। इसमें पौधे बौने हो जाते हैं। ये 3 विषाणु जनित रोग है पौधों के। अब पढ़ते हैं जीवाणु जनित रोग। आलू का सैथिल रोग, इसका कारक है स्यूडोमोनास सोलेनेसिएस द्वारा होता है। यह इसमें रिंग रोग भी कहते हैं। इसमें जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है। संवहन तंत्र भी इसमें प्रभावित होता है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, इसका कारक है जैंथोमोनास। तीसरा, धान का अंगमारी रोग, इसका कारक है जैंथोमोनास ओराइजी। इसमें पत्तियों पर पीला हरा स्पॉट हो जाता है। साइट्रस क्रैकर, इसका कारक है जैंथोमोनास सिट्री। नींबू की पत्तियों, शाखाएं सब इससे प्रभावित होती हैं। गेहूं का टुंडू रोग, इसका कारक है कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिका। अब पढ़ते हैं हम लोग किस धातु के कमी से कौन सा रोग होता है पौधों में। जैसे पहले पढ़ूंगा फल या सब्जी का नाम, उसके बाद
उसमें किसकी कमी से वो रोग होता है? आम तथा बैगन का लिटिल लीफ रोग, यह जस्ता की कमी से होती है। नींबू का डाईबैक, यह तांबा की कमी से होती है। नींबू में लिटिल लीफ, यह भी तांबा की कमी से होती है। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग, यह नाइट्रोजन की कमी से होती है। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होती है। आलू का ब्लैक हट रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाती है। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होती है। लीची में पत्तियों का जलना पोटेशियम की कमी के कारण होती है। आंवले में निक्रोसिस का रोग ब्रोमीन के कारण होती है। सलजम में वाटर कोर मैग्नीज की कमी के कारण होती है। फूल गोभी में ब्राउनिंग बोरोन के कारण होती है। गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम के कारण होती है। मक्का में वाइट बड, यह जस्ता की कमी के कारण होती है। चुकंदर में हॉट रॉट, यह बोरोन की कमी के कारण होती है। अब पढ़ते हैं हम लोग संघ प्रोटोजोआ से जुड़े हुए जीवों के बारे में। संघ प्रोटोजोआ, इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिटिका इसके उदाहरण हैं। संघ प्रोटोजोआ के जीव में क्या होता है? इनके शरीर केवल एक कोशिकीय होते हैं। संघ पोरीफेरा, सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं। संघ पेरीफेरा का क्या मुख्य लक्षण है? ये सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं। शरीर पर असंख्य छिद्र होते हैं। साइकन, मायोनिया, स्पंज आदि संघ पेरीफेरा के उदाहरण हैं। स्पंज के शरीर पर एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। अब पढ़ते हैं संघ सिलेंट्रेटा। इसके उदाहरण है हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, मूंगा। अब पढ़ते हैं संघ प्लेटी हेल्मिन्थीज। प्लेनेरिया, लीवर, फिल्यूक, फीता कृमि, यह संघ प्लेटी हेल्मिन्थीज के उदाहरण हैं। इनमें उत्सर्जन फ्लेम कोशिका से होता है। अब पढ़ते हैं संघ एस्के लिम्नीथीज। ये लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि होते हैं। इनमें उत्सर्जन प्रोटोन फीडिया के द्वारा होता है। एस्केसिस, थ्रेडवर्म, वुचरेरिया इसके उदाहरण हैं। वुचरेरिया द्वारा फाइलेरिया रोग होता है। अब पढ़ते हैं संघ एनीलिडा। इनमें रुधिर लाल होता है और तंत्रिका तंत्र साधारण होती है। इनका उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में होता है। ये एक लिंगी एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं, जैसे केचुआ, जोक, नेरिस। केचुआ के 4 जोड़ी हृदय होते हैं। अब पढ़ते हैं संघ ऑर्थोपोडा। यह प्रायः एक लिंगी होते हैं और निषेचन शरीर के अंदर होता है। तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी इसके उदाहरण हैं। कीटों के 6 पाद व 4 पंख होते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। अब पढ़ते हैं संघ मुलस्का। इनमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है और उत्सर्जन
विककों के द्वारा होता है। घोंघा, सीपी इसके उदाहरण हैं। कुछ जीव और उनके नाम, जैसे सीप्रिया, इनको कौड़ी कहते हैं। डोरिस, इनको समुद्री नींबू कहते हैं। ऑक्टोपस को श्रिंग मीन कहते हैं। इनके 8 ओरल आर्म होते हैं ऑक्टोपस के। इसे डेविल फिश भी कहते हैं। एप्लिसिया, इन्हें समुद्री खरगोश कहते हैं। कुंडलिनी, इन्हें उद्यान घोंघा कहते हैं। और सीपिया, कटल फिश कहते हैं इसे। अब पढ़ते हैं संघ इकाइनोइर्मेटा। सभी जंतु इस संघ के समुद्री होते हैं, जैसे सितारा मछली, समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा, पंख तारा, बिटल स्टार। अरस्तु ने लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। यह समुद्री आर्चिन में पाई जाती है। अरस्तु लालटेन किस जीव में पाई जाती है? समुद्री आर्चिन में पाई जाती है। अब पढ़ते हैं संघ कार्डेटा। इसे 13 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पढ़ते हैं मत्स्य वर्ग। इस वर्ग के सभी जीव असमतापी होते हैं। इनमें हृदय द्विवेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त को पंप करता है। श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। स्कोलियोडन, दरियाई घोड़ा, टॉर्पीडो इसके उदाहरण हैं। और भी कई जीव हैं जो इस संघ में आते हैं। अब पढ़ते हैं एम्फीबिया वर्ग। सभी जीव उभयचर होते हैं। ये असमतापी होते हैं। श्वसन कुलोमों द्वारा, त्वचा द्वारा, फेफड़ों द्वारा होता है। इनमें हृदय 3 वेशमी होते हैं। इनका उदाहरण है मेढक। अब पढ़ते हैं सरीसृप वर्ग। ये वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं। कंकाल पूर्णतः अस्थिल होता है। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है, जैसे छिपकली, सांप, घड़ियाल, केचुआ। इनके अंडे के जो ऊपरी परत होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के आवरण से ढके होते हैं। मेसोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग कहा गया है। अब पढ़ते हैं पक्षी वर्ग। इस वर्ग के जीवों में हृदय 4 वेशमी होता है। ये समतापी होते हैं। श्वसन अंग फेफड़ा है इनका। मूत्राशय अनुपस्थित रहता है, जैसे कौवा, मोर, चिड़िया आदि ये सभी इसी वर्ग में आते हैं। तीव्रतम उड़ सकने वाला पक्षी कौन सा है? अवाविल। उड़ न सकने वाला पक्षी कौन सा है? कीवी और एमू। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी कौन सा हो गया? हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? क्रूजर नेशनल पार्क, जो दक्षिण अफ्रीका में है। भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कलकत्ता में अलीपुर में स्थित है। अब पढ़ते हैं स्तनी वर्ग। इनमें त्वचा पर संवेद ग्रंथि और तेल ग्रंथि होती है। क्या होती है? त्वचा पर श्वेत ग्रंथि और तेल ग्रंथि होती है। सभी जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। हृदय
4 वेशमी होता है। लाल रुधिर राणुओं मतलब कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। अपवाद ऊंट और लामा है। ये 3 उपवर्गों में बटे हुए हैं। कौन? स्तनी वर्ग 3 उपवर्गों में बटे हुए हैं। पहला प्रोटोथीरिया, ये अंडे देते हैं। उदाहरण है एकिडना। दूसरा वर्ग है मेटाथीरिया, ये अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं जैसे कंगारू। यूथीरिया, ये पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं जैसे में मनुष्य। डक विल्ड प्लेटियपस एकमात्र विषैला स्तनी है। अब कुछ चीजों को हम पहले जान लेते हैं। जैसे सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोय का वृक्ष है। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा कौन सा है? लेमना। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा कौन सा है? विक्टोरिया रीजिया। सबसे बड़ा फल लोडोसिया। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला, यह एक जलीय पादप है। सबसे छोटे बीज आर्किड का। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया का। सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लेसिया ओर्नोलडाई। सबसे छोटा आवृत बीजी परजीवी आर्सीथोबियम। सबसे बड़ा नर युग्म साइकस। सबसे बड़ा बीजांड भी साइकस। जीवित जीवाश्म साइकस। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में होता है। सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम में होता है। सबसे ज्यादा गुणसूत्रों वाला पौधा ओफियोग्लोसम। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हैप्लोपोपस ग्रेसिलिस। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप जेमिया पिग्मिया। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा हार्ड विचिया बाइनेका। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा ओक्रोमा लेगोपस। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। टेनिस गेंद जैसा फल केंथ का होता है। जंगल की आग डाक को कहा जाता है, ढाक। कॉफी देने वाला पौधा कोफिया अरेबिका है। कोको देने वाला पौधा थियोब्रोमा केको। अफीम देने वाला पौधा पोपी है। अफीम देने वाला पौधा पोपी। अब पढ़ते हैं जंतु उतक। इसमें पहले पढ़ते हैं उपकला उतक। यह उतक शरीर के अंतरांगों को चोट से बचाता है तथा उन्हें नम बनाए रखता है। दूसरा संयोजी उतक। यह शरीर के सभी अन्य उतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तीसरा पेशी उतक। पेशी उतक 3 तरह के होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? पहला अरेखित, जो स्वयं गति करते हैं, जिनमें मनुष्य का या किसी भी जीव का नियंत्रण नहीं होता है, जैसे दिल का धड़कना। रेखित पेशी उतक जो इच्छानुसार गति करते हैं, जैसे अपने हाथ को हिलाना। हृदयक पेशी, हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है। ये हो गए 3 पेशी उतक के भाग। अब पढ़ते हैं आगे
मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस कूल्हे की मांसपेशी है। सबसे छोटा मांसपेशी स्टेपिडियस है। पढ़ते हैं तंत्रिका ऊतक। इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। जीवों का तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना होता है। यह दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स, दूसरा न्यूरोगिलिया। यह ऊतक शरीर में होने वाली सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। न्यूरोगिलिया कोशिका मस्तिष्क की गुहा में आस्तारित करती है। अब पढ़ते हैं मानव रक्त। यह तरल संयोजी ऊतक है। शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। रक्त में दो पदार्थ पाए जाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग, मतलब 60% भाग प्लाज्मा होता है, जिसमें 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शरीर में पचे हुए भोजन और हार्मोन का संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। सेरम जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजोन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा जो बच जाता है उसे सेरम कहते हैं। अब पढ़ते हैं रुधिराणु। रुधिराणु दो तरह के होते हैं, एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी। रुधिराणु यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला आरबीसी, दूसरा श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी और तीसरा रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स आरबीसी। इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद में ऊंट और लामा है। इसमें स्तनधारियों में लाल रक्त कण उभयावतल होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। इसकी मृत्यु यकृत या प्लीहा में होती है, इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लोह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के से संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह यौगिक कौन सा है? हीमेटिन। आरबीसी का मुख्य कार्य है
शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता एनीमिया रोग होती है। सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनमें आरबीसी की मात्रा 30% बढ़ जाता है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। रुधिराणु का दूसरा पार्ट श्वेत रक्त कण WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है। इसमें केंद्रक रहता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और पलीहा में भी होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। WBC का सबसे अधिक भाग 60 से 70% भाग न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। WBC का सबसे अधिक भाग न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करती है। आरबीसी एवं WBC का अनुपात कितना होता है ब्लड में? 600:1, 600:1। अब पढ़ते हैं रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इनमें केंद्रक नहीं होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इनका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इनकी मृत्यु पलीहा में होती है। इनका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद करना है। अब पढ़ते हैं रक्त का कार्य। शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोग से रक्षा करना, ये इसका पहला काम है। दूसरा, शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना, दूसरा काम। तीसरा, रक्त का थक्का बनाना। चौथा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जित पदार्थ, हार्मोन का संवहन करना। लैंगिक वर्ण में सहायता करना तथा विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना। अब पढ़ते हैं रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बनने के दौरान कुछ क्रियाएं होती हैं। ये क्रियाएं किसकी सहायता से होती है? प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजोन की सहायता, जो विटामिन के में पाई जाती है, इनकी सहायता से रक्त का थक्का बनता है। विटामिन के जो रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। मनुष्य में ब्लड का जो ग्रुप बनाया गया है उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। मनुष्यों के रक्तों का भिन्नता का मुख्य कारण आरबीसी में पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एक एंटीजन ए, दूसरा एंटीजन बी। अब हम पढ़ते हैं कि रुधिर वर्ग
किस रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? जैसे रुधिर वर्ग ए, इसमें केवल एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी बी पाया जाता है। मतलब कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए रहेगा और एंटीबॉडी बी रहेगा। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी रहेगा और एंटीबॉडी ए रहेगा। ब्लड ग्रुप ए बी, इसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। ब्लड ग्रुप ओ, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है परंतु एंटीबॉडी ए और बी दोनों होते हैं। एंटीजन को कैपिटल ए और कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। ब्लड ग्रुप को भी कैपिटल ए, कैपिटल बी, ए बी और ओ सभी कैपिटल रहते हैं और एंटीबॉडी में स्मॉल ए और स्मॉल बी का इस्तेमाल करते हैं। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको ही एंटीबॉडी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जब माता पिता का ब्लड ग्रुप अलग अलग रहे तब उनमें कौन सी, उनके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। जैसे अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ और ओ है, जैसे माता का भी ओ पिता का भी ओ रहे, तो बच्चों में ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? वो भी ओ होगा। और कौन सा नहीं होगा? तो जो बच गया ए बी और ए बी, ये कभी भी नहीं हो सकते हैं, संभावना नहीं रहती है होने की। अब अगर माता का ओ पिता का ए रहे तब बच्चे में भी ओ और ए की संभावना रहती है और बी और ए बी की संभावना नहीं रहती है। माता का ओ पिता का बी, तो बच्चे में ओ और बी होने की संभावना रहती है और ए बी होने की संभावना नहीं रहती है। अगर ओ और ए बी, माता का ओ पिता का ए बी रहे, तो ए और बी बच्चे में होने की संभावना है ब्लड ग्रुप, और ओ और ए बी दोनों ये होने की संभावना नहीं रहती है। अगर माता का ए पिता का भी ए रहे तो ए और ओ ये बच्चे में संभावना रहती है और बी और ए बी होने की संभावना नहीं रहती है। अगर माता का ए पिता का बी रहे तो ओ ए बी ये चारों होने की संभावना रहती है और नहीं होने की अदर कोई भी संभावना नहीं है, मतलब कि सारे ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। अगर पिता का ए माता का भी ए रहे तो माता बच्चे में ए और ओ दोनों हो सकते हैं और बी और ए बी होने की संभावना नहीं रहती है। अगर माँ का ए पिता का ए बी ब्लड ग्रुप रहे तो बच्चे में ए बी और ए बी होने की संभावना रहती है और ब्लड ग्रुप ओ होने की संभावना नहीं रहती है। माता का ए पिता का बी, तब ब्लड ग्रुप बी और ओ होने की संभावना रहती है और ए और ए बी होने की संभावना नहीं होती है। ब्लड ग्रुप बी माता का, ए बी पिता का रहे तब ए बी और ए बी होने की संभावना रहती है और ओ नहीं हो सकती। माता का भी ए बी पिता का भी ए बी, तब बच्चे में ए बी और ए बी होने की संभावना रहती है और ओ होने की संभावना नहीं रहती है। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।
अगले वीडियो में फिर आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।